दोस्तों, सितंबर के महीने में एक चौंका देने वाली न्यूज सामने आई। मैक्सिको की पार्लियामेंट में एलियंस की 2 डेड बॉडीज दुनिया के सामने पेश की गई। और ये बड़ा शॉकिंग था क्योंकि अभी तक तो हम इन सवालों से ही डील कर रहे थे कि एलियंस वास्तव में एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं, और अगर करते भी हैं तो क्या वो टेक्निकली इतने एडवांस भी हैं कि वो अपने प्लेनेट से दूर धरती तक ट्रैवल कर सकें। और अचानक से हमें पता चलता है कि हमारे पास उनकी बॉडीज भी हैं। यही नहीं, इन बॉडीज पर कुछ साइंटिस्ट ने स्टडी भी की है जिसमें पता चला है कि इनका डीएनए धरती पर मौजूद किसी भी जीव प्रजाति से मैच नहीं करता। इनका बॉडी स्ट्रक्चर भी कुछ अलग है, जैसे इनके हाथों में सिर्फ 3 ही फिंगर है, इनकी नोज हमारी तरह खोखली नहीं है बल्कि उसमें हड्डी है, और कमाल की बात इसमें से एक एलियन के पेट में अंडे भी मौजूद हैं। मैक्सिको की पार्लियामेंट में इन एलियन बॉडीज के पेश होने के बाद तुरंत ही ये न्यूज पूरी दुनिया में फैल गई और इसने एलियन से जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को दोबारा से जिंदा कर दिया। और अब लोग दोबारा से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एलियंस वास्तव में मौजूद है और क्या वो धरती पर विजिट भी करते हैं। आखिर क्या संभावना है एलियंस के होने की? क्या संभावना है कि वो यूनिवर्स की इन ह्यूज डिस्टेंसेस को पार करके हम तक पहुंच सकें? और मैक्सिको की पार्लियामेंट में पेश की गई इन एलियन बॉडीज की सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में वो एलियन बॉडीज ही हैं या फिर कोई बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा? पता करेंगे इस वीडियो में, तो कहीं जाएगा मत, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। Aliens. NASA set to release the findings of a heavily anticipated unidentified anomaly. दोस्तों, काफी समय से एक सवाल पूछा जाता रहा है कि क्या धरती के अलावा भी कहीं जीवन है? क्या कहीं और भी हमारे जैसी इंटेलिजेंट लाइफ हो सकती है जिसने हमारी ही तरह टेक्नोलॉजी डेवलप की हो, या हम इस पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं? ये सवाल तब और भी ज्यादा पूछा जाने लगा जब हमें पता चला कि ये यूनिवर्स कितना विशाल है। आज से कुछ शताब्दियों पहले तक हमारे लिए यूनिवर्स बस इतना ही था जितना हमारी आंखें देख पाती। हमें कोई अंदाजा ही नहीं था कि ये यूनिवर्स हमारे अनुमान से कितना बड़ा हो सकता है। आज हम जानते हैं कि सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही लगभग 400 अरब के आसपास तारे मौजूद हैं, जिनमें से हमारा सूरज एक है। और तो और अगर सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात की जाए तो उसमें 200 अरब से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। इससे परे ये यूनिवर्स कितना बड़ा है इसका हमें कोई भी अंदाजा नहीं है। इतने बड़े यूनिवर्स में जीवन, और उस पर भी हमारे जैसी इंटेलिजेंट लाइफ सिर्फ धरती पर एग्जिस्ट करती हो, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये तर्क दिया जा सकता है कि धरती बेहद खास है, और जो कि है भी, पर क्या ये इतनी खास है कि ये पूरे यूनिवर्स में इकलौता प्लेनेट है जहां हमारी जैसी इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करती है? कुछ दशकों पहले तक हमारे पास दूसरे तारों की ऑर्बिट में मौजूद प्लैनेट्स का पता लगाने और उनकी केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करने का कोई तरीका नहीं, पर आज हमारे पास ऐसे तरीके और इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं जिनके जरिए हम न केवल एक्सोप्लैनेट्स का पता लगा सकते हैं बल्कि वो किस मटेरियल से बने हैं ये भी पता कर सकते हैं। तो यूनिवर्स में अर्थ जैसे प्लैनेट के मौजूद होने की क्या संभावना हो सकती है? एक्सोप्लैनेट्स पर हुई रिसेंट स्टडीज में हमें इसका जवाब मिलना शुरू हो गया। 2009 में लॉन्च की गई केपलर टेलीस्कोप ने 2700 के आसपास एक्सोप्लैनेट्स को कंफर्म किया और लगभग 2000 के आसपास अभी कंफर्म किए जाने। सभी मिशंस की बात की जाए तो अभी तक लगभग 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोटे से हिस्से में खोजा जा चुका है। इस स्टडी में यह भी पता चला है कि सूरज के साइज के हर 5 तारों में से एक की ऑर्बिट में धरती के साइज का एक प्लैनेट हैबिटेबल जोन में मौजूद है। हालांकि हमारे सूरज जैसे तारे गैलेक्सी में सिर्फ 7% के आसपास ही, पर मिल्की वे में मौजूद स्टार्स के ह्यूज नंबर को ध्यान में रखें तो मात्र हमारी गैलेक्सी में ही 20 अरब से भी ज्यादा सनलाइक स्टार्स मौजूद हैं। अब अगर इनमें से 5 में से एक के पास अर्थ जैसा प्लैनेट भी हो तो 4 अरब अर्थ लाइक प्लैनेट्स तो सिर्फ हमारी मिल्की वे में ही मौजूद है। अगर 4 अरब अर्थ लाइक प्लैनेट सिर्फ मिल्की वे में ही मौजूद हैं तो ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमारी जैसी इंटेलिजेंट लाइफ सिर्फ अर्थ पर ही एग्जिस्ट करती है। पर अगर ऐसा है तो एलियंस कहाँ हैं? आखिर क्यों नहीं हमें आज तक उनके होने का एक भी सबूत मिल सका? ठीक यही सवाल आज से 70 साल पहले एक नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट ने पूछा था। उनका नाम था एनरिको फर्मी। उनका कहना था कि यूनिवर्स की एज के मुकाबले हमारा सोलर सिस्टम काफी यंग है। यूनिवर्स की एज है लगभग 14 बिलियन ईयर्स और हमारा सोलर सिस्टम केवल 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है। इसका मतलब है कि जरूर यूनिवर्स में इससे पुराने तमाम सोलर सिस्टम और अर्थ लाइक प्लैनेट मौजूद रहे होंगे जिनके पास हमारे मुकाबले काफी समय है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें जिसके जरिए वो इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकें और हम तक पहुंच सकें, या कम से कम हमें किसी तरीके से अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकें। अगर ऐसा है तो फिर वो कहाँ है? आखिर क्यों नहीं आज तक किसी एलियन ने हमसे संपर्क करने की कोशिश की? ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जिस पर आज भी चर्चा गर्म है। आज भी लोग इसका जवाब ढूंढने की कोशिश में जुटे हुए। इस पैराडॉक्स को उनके ही नाम पर फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। तब से लेकर आज तक तमाम साइंटिस्ट इस पैराडॉक्स का जवाब देने की कोशिश कर चुके हैं। इससे रिलेटेड कई रिसर्च आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं जिनमें इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की गई। इन सभी में उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात की गई है जिसकी वजह से एलियन से हमारा संपर्क अभी तक नहीं हो पाया है। और ये प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह की। बहुत सारे रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि स्पेस में स्पेस ऑब्जेक्ट्स के बीच की
ह्यूज डिस्टेंसेस इसके लिए जिम्मेदार है। भले हमारे गैलेक्सी में ही करोड़ों अर्थ जैसे प्लैनेट हों, पर अगर उनके बीच की दूरी ही इतनी ज्यादा हो कि ट्रैवल करने में हजारों लाखों साल का समय लगे, तो आखिर कौन सी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन इतने लंबे और रिस्की एक्सपीडिशन का खतरा मोल लेना चाहिए। मतलब एक बार मिशन भेजने के बाद हजारों लाखों साल तक सिर्फ इंतजार। ये डिस्टेंसेस कितनी ज्यादा हैं, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करें तो हमें मिल्की वे गैलेक्सी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 1,00,000 साल का समय लग जाएगा। अगर हम अपने सबसे नजदीक के स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी तक जाना चाहें तो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पर भी अप्रोक्सीमेटली 4.5 ईयर्स का समय लगेगा। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि लाइट की स्पीड को अचीव करना इम्पॉसिबल है। इवन लाइट की स्पीड के 1% स्पीड को भी अचीव कर पाना अभी हमारी करंट टेक्नोलॉजी के लिए एक दूर का सपना है। अगर कभी फ्यूचर में हमने लाइट की स्पीड के 1% पर चलने वाला कोई स्पेसशिप बना भी लिया तो भी अपने सबसे नजदीकी तारे तक पहुंचने में हमें 400 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। अब जबकि इंसानों की एवरेज एज ही 80 साल है, तो ऐसे में कोई इंसान अपने लाइफ टाइम में तो वहां पहुंचने से रहा। हाँ, अगर इंसानों के किसी ग्रुप को भेजा गया तो उनकी भावी पीढ़ियां जरूर वहां पहुंच पाएंगी, और ये भी तब होगा जब इतने सालों तक स्पेस में ट्रेवल करता हमारा स्पेसशिप रास्ते के तमाम खतरों से खुद को बचाते हुए वहां तक पहुंच जाए। तो क्या वास्तव में ये दूरियां ही वो बैरियर हैं जो हमें एलियन से मिलने नहीं दे रहे? कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये अनुमान हम आज अपनी मौजूदा टेक्नोलॉजी के आधार पर लगा रहे हैं। क्या पता फ्यूचर में टेक्नोलॉजी कहां पहुंच जाए। जरा सोचिए, आज से 200 साल पहले अगर आप किसी से कहते कि फ्यूचर में लोग एक छोटी सी डिवाइस से दुनिया में कहीं भी किसी से उसको लाइव स्क्रीन पर देखकर बात कर सकेंगे, तो लोग आपको पागल कहते। पर आज ये हकीकत है। इसी तरह क्या पता फ्यूचर में कौन सी टेक्नोलॉजी छुपी हो, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जैसे कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि स्पीड की लिमिट का बैरियर स्पेस में ट्रेवल कर रहे ऑब्जेक्ट्स पर लागू होता है, खुद स्पेस पर नहीं। बिग बैंग के दौरान खुद स्पेस लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा था। अगर हम किसी तरीके से स्पेस को डिस्टॉर्ट कर दें तो स्पेस की ह्यूज डिस्टेंसेस को कम किया जा सकता है। ये कुछ ऐसा होगा जैसे टेबल पर रखे बाउल तक पहुंचने के लिए बजाय हाथ बढ़ाकर उस तक जाने के, आप टेबल क्लॉथ को ही सिकोड़कर उसे अपने पास खींच लें। और साइंटिस्ट का कहना है कि यूनिवर्स की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग इसको अलाउ नहीं करती। इन फ्यूचर हमें यूनिवर्स का कोई ऐसा नया फीचर पता चले जो इसे पॉसिबल बना दे तो कह नहीं सकते, अदरवाइज फिलहाल तो सिर्फ ये साइंस फिक्शन की ही चीज है। पर फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि जब केवल 100 सालों के अंदर हमने टेक्नोलॉजी के मामले में इतनी तरक्की कर ली है, तो जरा सोचिए 1000 साल में हम कहाँ होंगे और लाख साल में कहाँ होंगे। हमारी तो अभी शुरुआत है, पर क्या यूनिवर्स में ऐसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस नहीं हो सकती जो हमसे लाखों साल आगे हो? और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि उनके पास ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी हो जिसके जरिए वो यूनिवर्स की इन ह्यूज डिस्टेंसेस को मात दे सके। पर एक चीज और है, जरूरी नहीं कि एलियंस अपनी मौजूदगी का एहसास धरती पर विजिट करके ही कराएं। वो रेडियो वेव्स के जरिए भी अपना संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि रेडियो वेव्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं, लिहाजा ये तरीका ज्यादा बेहतर है। इस तरीके से वो वहीं बैठे बैठे कम खर्च में ये पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या कहीं यूनिवर्स में कोई ऐसी सिविलाइजेशन मौजूद है जिसने टेक्नोलॉजी डेवलप की हो। मेरा मानना है कि कोई भी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन जिसके दिमाग में सवाल आता है, वो स्पेसशिप लेकर खोज पर निकलने से पहले एक बार कोई संदेश भेजकर देखना जरूर चाहेगी। हमने भी ऐसा ही किया है। 1974 में पोर्ट रिको में मौजूद उस समय की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप से एलियंस के लिए एक संदेश भेजा गया था, जिसका टारगेट था हमारी गैलेक्सी का M13 नाम का एक स्टार क्लस्टर, जो कि उस समय की जानकारी के मुताबिक सबसे बड़ा और सबसे नजदीकी स्टार क्लस्टर था। पर इस क्लस्टर तक संदेश को पहुंचने में लगभग 25,000 साल का समय लगने वाला है, और अगर वहां वाकई कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हुई तो उनका जवाब आने में भी इतना ही समय लगेगा। ओह, इतना लंबा इंतजार। क्या करें, यूनिवर्स में दूरियां ही इतनी ज्यादा है। तब के बाद से कई अलग अलग मौकों पर ऐसे ही कई संदेश हमने अपने नजदीकी तारों की तरफ भेजे हैं, इस उम्मीद में कि शायद कभी उस तरफ से कोई जवाब आए। जिस तरह से हम एलियंस के लिए संदेश भेज रहे हैं, क्या ऐसा ही वो भी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या अभी तक हमने उनका कोई संदेश डिटेक्ट किया है? वेल, इस बारे में अभी हम कोई दावा करने की पोजीशन में तो नहीं है, पर कुछ मौकों पर हमारे रेडियो टेलीस्कोप्स ने कुछ ऐसे सिग्नल्स को डिटेक्ट किया है जिनके बारे में ऐसा डाउट किया जाता है कि ये सिग्नल किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन की तरफ से आया हो सकता है। इनमें से सबसे फेमस सिग्नल है वाओ सिग्नल। नहीं, वाओ का मतलब ये मत सोचिए कि एलियंस ने हमें खोज कर वाओ बोला है। दरअसल इस सिग्नल को ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी की बिग ईयर टेलीस्कोप ने 1977 को डिटेक्ट किया था। जेरी एमन, जिन्होंने इस सिग्नल को एनालाइज किया था, उन्होंने इसे देखने के बाद हैरानी जताते हुए शीट पर वाओ लिख दिया था। तब से ये सिग्नल वाओ सिग्नल के नाम से फेमस हो गया। आउटर स्पेस से आ रहे शोर के मुकाबले इस सिग्नल की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, और सबसे कमाल की बात यह थी कि जिस बैंड पर इस सिग्नल को डिटेक्ट किया गया था वो एक ऐसा बैंड है जिसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस बैंड पर यूनिवर्स में शोर बेहद कम है, लिहाजा दूर तक सिग्नल भेजने पर भी उसके डिस्टॉर्ट होने की संभावना कम है।
अगर कोई भी इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन दूर स्पेस में अपना संदेश भेजना चाहे तो इसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है कि वो इसी बैंड को यूज करे। तो क्या हम श्योरली कह सकते हैं कि इस पोजीशन में है कि ये संदेश वास्तव में एलियंस का ही था? बहुत सारे साइंटिस्ट एंड इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने इस सिग्नल को नेचुरल बताते हुए इसके ओरिजिन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, पर अभी तक किसी भी एक्सप्लेनेशन को वैलिड नहीं पाया गया। पर केवल इस बेस पर यह कह देना कि ये सिग्नल एलियंस की ही तरफ से था, ये भी सही नहीं है। फिलहाल तो हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं कि शायद कल को हमें कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन मिल जाए। पर हाँ, तब तक ये सिग्नल ऐसे सिग्नल जिनके एलियन सिविलाइजेशन से आए होने पर डाउट किया जाता है, उनमें बेस्ट कैंडिडेट जरूर रहे। तो जैसा कि हमने देखा कि बावजूद इसके कि दूरियां बहुत ज्यादा हैं, फिर भी उम्मीद की कुछ किरणें मौजूद हैं। तो अगर हम ये माने कि डिस्टेंस कोई बैरियर नहीं है, तो फिर क्या वजह हो सकती है कि अभी तक हमारा एलियन से कोई एनकाउंटर नहीं हो? इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि वो हमसे कोई संपर्क रखने में इंटरेस्टेड ही ना हो। क्यों? क्योंकि अगर उनकी सिविलाइजेशन हमसे लाखों साल आगे की होगी तो हमारी हैसियत उनके सामने बंदरों से ज्यादा नहीं होगी, और हो सकता है हमारे पास ऐसा कुछ हो ही ना जो उन्हें चाहिए, तो वो हमसे संपर्क करके करेंगे क्या? या हो सकता है कि वो मोरली हमसे बहुत ज्यादा एडवांस हो और इसीलिए ऐसा सोचते हो कि अदर सिविलाइजेशंस को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे कि आज हम वाइल्ड लाइफ के बारे में सोचते हैं कि उन्हें अपनी मौजूदगी से परेशान ना किया जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अर्थ पर आते रहते हो पर हमें इसका पता ही ना चलता हो। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अगर उनका स्पेसशिप बहुत छोटा हो, एक मोबाइल या एक टैबलेट के साइज का हो, तो हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि अर्थ की ऑर्बिट में घूमते ऐसे किसी शिप को डिटेक्ट कर सके। एक संभावना यह भी हो सकती है कि कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन सिर्फ कुछ सीमित समय के लिए ही फलती फूलती है और फिर खत्म हो जाती है। यूनिवर्स के इतने बड़े टाइम फ्रेम में किसी सिविलाइजेशन के फ्लरिश करने और डिस्ट्रॉय हो जाने का समय बहुत ही छोटा होता है, और इस वजह से यूनिवर्स में अलग अलग सिविलाइजेशंस के फ्लरिश करने के समय में इतना फर्क होता है कि दो सिविलाइजेशंस के एक समय में मौजूद होने की संभावना बेहद कम होती है। हो सकता है हमारी गैलेक्सी में ही अब तक हजारों लाखों एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस पैदा होकर खत्म हो गई, पर उनके टाइम पीरियड में काफी गैप रहा हो। यानी जब तक एक सिविलाइजेशन इस पोजीशन पर पहुंच पाती कि वो आउटर स्पेस को एक्सप्लोर कर सके, तब तक पहले वाली सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी थी। यूनिवर्स एक वायलेंट प्लेस है, यहाँ तमाम ऐसे खतरे मंडराते रहते हैं जो कि पलक झपकते ही सिविलाइजेशन तो क्या जीवन का ही नामो निशान मिटा दे। डायनासोर्स के साथ क्या हुआ आप जानते ही होंगे। ये तो सिर्फ एक इवेंट था। हमारी अर्थ अपनी हिस्ट्री में ऐसे कई मास एक्सटिंक्शन झेल चुकी, और कोई नहीं जानता कि अगला ऐसा कोई इवेंट हमें ही इस धरती से वाइप आउट कर दे। और ऐसा भी हो सकता है कि अर्थ इस मामले में काफी ज्यादा लकी हो, जहां लाइफ इतने लंबे समय तक सरवाइव कर सके। बाकी जगहों पर इससे पहले कि कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन डेवलप हो पाती, जीवन का नामो निशान ही मिट गया। इस आइडिया को ग्रेट फिल्टर के नाम से जाना जाता है। यानी बीच बीच में तमाम ऐसे इवेंट होते रहते हैं जो कि किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के डेवलप होने से पहले या डेवलप होने के कुछ समय बाद ही उसे खत्म कर देते हैं। ये इवेंट नेचुरल भी हो सकते हैं या फिर खुद उस सिविलाइजेशन के पैदा किए हुए भी हो सकते हैं। जैसे हम ह्यूमंस की ही सिविलाइजेशन पर इस समय दो बड़े खतरे मंडरा रहे हैं, जो कि दोनों ही हमारे ही द्वारा पैदा किए हुए हैं। पहला है क्लाइमेट चेंज और दूसरा है न्यूक्लियर वॉर। ये दोनों ही खतरे वास्तव में इतने गंभीर हैं कि ये हमारा नामो निशान मिटा सकते हैं, या कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि हमें वापस से स्टोन एज में पहुंचा दें। अगर ऐसा हमारे साथ है तो ऐसा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस के साथ भी हो सकता है। मतलब सिविलाइजेशन सांप सीढ़ी के खेल की गोटियों की तरह तमाम खतरों को झेलते हुए आगे बढ़ती है, पर कभी ना कभी एक ऐसा पड़ाव जरूर आता है जहां उन्हें कोई ऐसा सांप डस लेता है जो कि उन्हें वापस से वहीं पहुंचा देता है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। एक दूसरी तरह का फिल्टर बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमारी नॉलेज कहती है कि लाइफ का डेवलप होना वाकई में एक रेयर इवेंट है, पर शायद उससे भी कहीं ज्यादा रेयर है इसका डेवलप होते होते किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन तक पहुंच पाना। इसके रास्ते में इतने बैरियर है कि शायद ही कभी लाइफ यहां तक पहुंच पाती है, और ऐसा मानने के काफी अच्छे रीजंस हमारे पास है। धरती पर लाइफ की हिस्ट्री को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि धरती पर लाइफ की एंटायर हिस्ट्री के एक बहुत बड़े टाइम तक यहाँ सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का राज था। धरती पर जीवन लगभग 4 अरब साल से मौजूद है, पर मल्टीसेलुलर लाइफ सिर्फ 60 करोड़ साल पहले ही अस्तित्व में आई है। यानी 3 अरब साल से भी ज्यादा समय तक सिर्फ यूनिसेलुलर लाइफ ही मौजूद रही है। जितने भी जीवन के रूपों को आज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, मछलियां, मेंढक, जानवर, ये सब 60 करोड़ साल पहले तक नहीं थे। मल्टीसेलुलर लाइफ का इवॉल्व होना एक रेयर एक्सीडेंट है, जो कि अगर ना भी होता तो लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ना। लाइफ तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के रूप में 3 अरब साल से मजे में मौजूद थी। मल्टीसेलुलर लाइफ के पैदा होने के बाद भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई हमारे जैसी कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म डेवलप हो, जिसके अंदर इतनी जिज्ञासा हो और जो कि इतनी इंटेलिजेंट हो कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश में निकल सके। कहने का मतलब है कि एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है, पर किसी
इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का मौजूद होना बहुत रेयर है, इतना रेयर कि ये शायद ही कभी कहीं पॉसिबल हो पाता है। इस मकाम तक पहुंचने के लिए लाइफ को तमाम फिल्टर से होकर गुजरना पड़ता है। ओके दोस्तों, तो ये कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है जो कि हमें फर्मी पैराडॉक्स का जवाब देने की कोशिश करते हैं और हमें बताते हैं कि आखिर क्यों अभी तक हमारा किसी एलियन से आमना सामना नहीं हुआ। पर अगर ऐसा है तो फिर मैक्सिको की पार्लियामेंट में डिस्प्ले की गई वो एलियन बॉडीज क्या है? दुनिया में पहली बार किसी ने एलियन का सबूत किसी देश की पार्लियामेंट में पेश किया है। साथ ही उन बॉडीज को कुछ एक्सपर्ट्स ने टेस्ट भी किया है, जिसमें उनका दावा है कि इनका धरती पर मौजूद लाइफ से कोई संबंध नहीं पाया गया है। क्या इतना सब होने के बाद भी शक की कोई गुंजाइश रह जाती है? तो देखिए, यहाँ मैं एक फेमस साइंस कम्युनिकेटर कार्ल सेगन का फेमस कोट दोहराना चाहूंगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। और इस मामले में अभी तक जो कुछ सामने आया है वो इस क्लेम को सही माना जा सके इसके लिए पर्याप्त नहीं है। इस पूरे मामले में तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस क्लेम की वैलिडिटी पर डाउट पैदा करते हैं। सबसे पहला डाउट का कारण तो वो शख्स ही है जिसने इन बॉडीज को पेश किया है। जी हाँ, जेमी मॉसन, जो कि एक जर्नलिस्ट और एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड यूएफओलॉजिस्ट है। उन्होंने इन बॉडीज को पेश किया है। इनके बारे में उनका दावा है कि ये उन्हें नासा के पास 2017 में मिली थी। अब ये जो भाई साहब हैं जेमी मॉसन, इनकी इस मामले में रेपुटेशन बड़ी खराब है। ये पहले भी कई फर्जी दावे कर चुके हैं। 2015 में इन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करके ऐसे ही एक एलियन बॉडी की ब्लरी फोटो रिलीज की थी, पर इंटरनेट पर सर्कुलेट होने के कुछ घंटों बाद ही लोगों ने उसका एक्चुअल सोर्स खोज निकाला था, जो कि एक अमेरिकन आदिवासी बच्चे की ममीफाइड बॉडी थी, जिसे कुछ डेकेड्स पहले किसी म्यूजियम में डिस्प्ले किया गया था। अब आप खुद जरा इन बॉडीज को देखिए, क्या ये बिल्कुल वैसी ही नहीं लग रही जिस तरह की एलियन तो हमने मूवीज में देखा है? आखिर इतनी सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है? ऐसा नहीं लगता कि जैसे ये किसी कलाकार की कल्पना की उपज है? अब जरा इनके उस दावे पर गौर कीजिए जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि रेडियो कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग ये बॉडीज 1000 साल पुरानी है। पहली बात तो रेडियो कार्बन डेटिंग के जिस मेथड का यूज हम चीजों की एज जानने के लिए करते हैं वो केवल उन बायोलॉजिकल रिमेन्स पर काम करता है जिनका संबंध अर्थ से है, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन 14 की मात्रा का इस मेथड में एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके बिना पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगी। डिटेल में समझना चाहते हैं कैसे, तो इस पर मेरी एक वीडियो भी है जिसके देखकर आप इसको समझ सकते हैं। तो अगर ये बॉडीज एलियंस की हैं तो इनकी रेडियो कार्बन डेटिंग कराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रेडियो कार्बन डेटिंग इन पर काम नहीं करेगी। फ्रॉड करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, वरना फिर ऐसे ही ब्लंडर होते हैं। अब जरा मैक्सिको की जिस यूनिवर्सिटी की जिस रिपोर्ट का जिक्र मॉसन ने अपनी स्टेटमेंट में किया है उसका क्या कहना है, जरा ये भी जान लीजिए। इन बॉडीज के पार्लियामेंट में पेश करने के बाद नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको ने एक स्टेटमेंट री इशू किया, जिसे उन्होंने 2017 में भी इशू किया था, जिसमें कहा गया है कि उनके पास 2017 में 2 सैंपल कार्बन डेटिंग के लिए भेजे गए थे। क्लाइंट द्वारा प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन के अनुसार ये सैंपल ब्रेन और स्किन टिश्यू के थे। इनका टेस्ट करके रिजल्ट क्लाइंट को दे दिया गया था। मामला समझ आया आपको? यानी यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ सैंपल भेजे गए थे, ना कि एलियन बॉडीज। यानी ये सैंपल एलियन बॉडीज के हैं या किसके हैं ये यूनिवर्सिटी को नहीं पता। उन्होंने बस उन सैंपल्स को जांचा और अपनी रिपोर्ट दे दी। इस तरह और भी जिन टेस्ट की बात की जा रही है उन्हें भी कुछ डॉक्टर्स ने किया है, न कि किसी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन ने, और इन रिपोर्ट्स को भी अभी तक जांच के लिए पब्लिक नहीं किया गया है। इन टेस्ट में जो लीड रिसर्चर है उनका नाम है जोस बेनेटेज। ये जनाब पहले भी इसी तरह की कॉन्स्पिरेसी से जुड़े रहे हैं। 2017 में 3 एलियन बॉडीज के पाए जाने की घटना Gaia.com नाम के एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर पब्लिश हुई थी, जिसे बाद में कॉन्स्पिरेसी पाया गया। ये जनाब उसमें भी लीड रिसर्चर थे। Gaia.com एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो इसी तरह की एलियन कॉन्स्पिरेसी वाली वीडियोस को अपने प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करता है और एक साल के सब्सक्रिप्शन के $99 चार्ज करता है। जेमी मॉसन का भी एक अपना यूट्यूब चैनल है जहां वो इसी तरह की कॉन्स्पिरेसी वाली वीडियोस डालते रहते हैं। दुनिया के तमाम साइंटिस्ट ने इस घटना को क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि ये किसी फैक्ट को प्रेजेंट करने का सही तरीका नहीं है। अगर आपने किसी नई चीज को खोजा है तो उसे सीक्रेट रखने के बजाय उसे सभी के लिए जांच को अवेलेबल कराना चाहिए। नासा के यूएपी स्टडी टीम के चेयरमैन डेविड स्पैगल का भी यही कहना है कि अगर किसी के पास एलियन का कोई रिमेन है तो उसे साइंटिफिक कम्युनिटी को स्टडी के लिए अवेलेबल कराना चाहिए, जैसे नासा ने मून से लाई हुई रॉक्स को सभी साइंटिस्ट के लिए अवेलेबल कराया है। तो देखा जाए तो ये पूरा मामला पहली नजर में सिर्फ सनसनी बटोरने का लग रहा है। जितनी भी चीजें इस मामले में अभी तक पेश की गई हैं वो सभी एक्सट्रीमली डाउटफुल हैं और इसीलिए मुझे इस पूरे मामले में यकीन करने लायक एक भी वजह नजर नहीं आती। एलियन लाइफ का डिस्कवर होना हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है और मैं जानता हूं ऐसी कोई भी खबर हमें अंदर तक रोमांचित कर देती है, पर हमें ऐसी खबरों पर विश्वास करने से पहले सभी फैक्ट्स को अच्छे से जांच लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अंधविश्वास सिर्फ धर्म के नाम पर ही नहीं फैलाए जाते बल्कि विज्ञान का सहारा लेकर भी फैलाए जाते हैं। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आप तक पहुंच सके। अंत में सभी मेंबर्स और सपोर्टर्स का शुक्रिया जो कि मेरे इस काम को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करते हैं। आपसे होगी मुलाकात जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।